नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इस बुलेटिन में आज बात होगी भारत को मिली तीसरी वैक्सीन की मंजूरी की। बताएंगे कि राफेल सौदे में कैसे हुआ खेला। जानेंगे कि बंगाल चुनाव के चलते आज क्या रही हलचल, नए चुनाव आयुक्त के लिए किसके नाम पर लगी मोहर, और बुलेटिन के आखिर में बात जनधन खाते से क्यों परेशान है लोग। लेकिन तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में बढ़ते संक्रमण के बीच 14 अप्रैल को उपराज्यपालों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। संक्रमण रोकने के उपाय और टीकाकरण को लेकर दे सकते हैं निर्देश। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद यानी TTADC के लिए प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन यानी टिपरा ने पेश किया दावा। हाल ही में परिषद के चुनावों में टिपरा को 28 में से 18 सीटों पर मिली थी जीत। प्रद्युत किशोर देव बर्मन होंगे TTADC के प्रमुख। कुरान में बदलाव को लेकर दायर वसीम रिजवी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। रिजवी ने कोर्ट से कानून की 26 आयतों को हटाने का किया था अनुरोध। दूरसंचार क्षेत्र में सुधार को लेकर इकरा ने जताई चिंता। कर्ज का बोझ उद्योगों के लिए बनेगा परेशानी। इकरा का अनुमान उद्योगों का कुल कर्ज 31 मार्च 2022 तक 5 लाख करोड़ रुपए के पार होगा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1707 अंकों की गिरावट के साथ 47,883 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 524 अंकों की गिरावट के साथ 14,310 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की बड़ी खबर की। इन दिनों स्वास्थ्य मुसीबत का प्रसार देश में तेजी से बढ़ रहा है। देश में महामारी ने रफ्तार पकड़ ली और हालात पिछली बार से ज्यादा खराब होते दिख रहे हैं। पिछले साल तो देश में इससे निजात पाने के लिए वैक्सीन नहीं थी, लेकिन फिलहाल देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है और अब तीसरी वैक्सीन को भी मंजूरी दिए जाने की खबर सामने आ रही है। तो अब किस वैक्सीन को मिली है मंजूरी, देखिए इस रिपोर्ट में। 1,68,912 ये संख्या है 24 घंटे में स्वास्थ्य मुसीबत के नए मामलों की। इसके साथ ही भारत दुनिया के सबसे ज्यादा संक्रमित देशों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। देश में इन दिनों जिस तरह से महामारी अपने पैर पसार रही है, उससे लोगों में एक बार फिर डर और चिंता का माहौल बन गया है। देश धीरे धीरे पूर्णबंदी की ओर बढ़ता दिख रहा है। वैसे पीएम दावा तो यही कर रहे हैं कि इस बार देश में पूर्णबंदी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन हालात नहीं संभले तो सरकार को पूर्णबंदी का फैसला लेना पड़ सकता है। एक और संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो वैक्सीनेशन की स्पीड भी तेजी से बढ़ी, लेकिन इसमें एक रुकावट भी आ रही है, वैक्सीन की सप्लाई सही तरीके से न होने की। कई राज्य तो मोदी सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगा चुके हैं। देश में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी इसी साल की शुरुआत में दे दी गई थी और अब वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में तीसरी वैक्सीन को भी मंजूरी देने की खबर सामने आई है। सोमवार को वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है, यानी अब भारत में इस वैक्सीन का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्पुतनिक वी का भारत में हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर ट्रायल किया गया है और इसी के साथ प्रोडक्शन भी चल रहा है। और ऐसे में वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में वैक्सीन की कमी को लेकर शिकायत कम हो सकती है। आपको बता दें कि देश में 45 या उससे अधिक वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति है। तीसरी वैक्सीन की मंजूरी के बाद देश में वैक्सीन की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट करके लिखा, 385 दिन में भी महामारी से लड़ाई नहीं जीत पाए, उस सब ताली थाली बहुत हो चुके, अब देश को वैक्सीन दो। राहुल गांधी का सवाल जायज है, लेकिन अब देश में तीसरी वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। ऐसे में वैक्सीनेशन में तेजी आ सकती है। स्वास्थ्य मुसीबत ने देश की परेशानी बढ़ा रखी है तो राफेल सौदे ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। राफेल डील में फ्रेंच एजेंसी AFA की जांच रिपोर्ट से भारत में राजनीति गर्मा गई है। मोदी सरकार एक बार फिर बैकफुट पर है। विपक्ष नए सिरे से सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी में है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट इस पर तुरंत सुनवाई करेगा। राफेल विमान सौदे के बाद से ही मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। 2016-17 में भारत फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों का सौदा हुआ था। ये डील सरकार के स्तर पर हुई थी और जिस दिन से डील साइन हुई उसी दिन से ये सवालों के घेरे में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अनियमितता के आरोप लगाए थे, लेकिन मोदी सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती रही है। लेकिन हालिया आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सौदे में भारत में एक बिचौलिए को करीब 1.1 मिलियन यूरो दिए थे। साथ ही इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि ये पहली जांच रिपोर्ट है। अभी 2 रिपोर्ट और आना है, लेकिन जो तीसरी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में इससे बड़ा खुलासा होगा। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में वकील ML शर्मा ने एक नई याचिका दायर की। इसमें उन्होंने राफेल डील पर लगाए गए नए आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि कोर्ट इस पर तात्कालीन सुनवाई करेगा। हालांकि उन्होंने इसके लिए अभी तारीख निश्चित नहीं की है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कोर्ट में राफेल सौदे की पहले भी सुनवाई हो चुकी है। 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राफेल सौदे में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई थी और इस डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि फ्रेंच एजेंसी AFA की जांच रिपोर्ट में अनियमितता का खुलासा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। राफेल सौदे ने सरकार की परेशानी एक तरफ फिर बढ़ाई है। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सरकार की नजर कोर्ट के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल पर भी टिकी हुई है। बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। आज बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी और राज्य की CM ममता बनर्जी की कई रैलियां थीं, तो किसने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वर्धमान, कल्याणी और नॉर्थ 24 परगना में चुनावी रैली को संबोधित किया, तो अमित शाह ने 2 रोड शो और 2 रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के लोग बीजेपी को समर्थन करने वालों को अपशब्द बोल रहे हैं। अपनी हार सामने देख टीएमसी ने बीजेपी के समर्थकों को वोट डालने से रोकने की रणनीति बनाई है। जनता ने आधे चुनाव में टीएमसी को साफ कर दिया। खेला करने वालों के साथ ही खेला हो गया। बीजेपी सेंचुरी पूरी कर चुकी है, जबकि टीएमसी बोल्ड हो गई है। ममता बनर्जी को मेरा बांग्लादेश जाना भी पसंद नहीं था। उन्हें बांग्लादेश के ओरकांडी में मेरा जाना भी पसंद नहीं आया। पीएम ने ममता बनर्जी को घेरा तो ममता बनर्जी ने भी पीएम को जवाब दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि आज तक ऐसा पीएम नहीं देखा जो बोलते समय सीमाएं लांघ दें। मैंने सभी धर्मों के लोगों के लिए काम किया। मैंने सब कुछ किया, बस एक काम बचा है और वो है बीजेपी हटाओ। कूच बिहार की घटना को लेकर भी ममता ने कहा कि वहां जो भी कुछ हुआ वो सब सरकार के इशारे पर हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने भले ही अभी मुझे कूच बिहार जाने से रोक दिया है, लेकिन वो जल्दी ही कूच बिहार जाएंगी। बंगाल छोड़ 4 राज्यों में मतदान हो चुका है। मतगणना का काम 2 मई को होगा। इसके बाद पता चलेगा कि राज्यों में बदलाव हुआ या नहीं, और बदलाव हुआ तो किसके पक्ष में आया फैसला। लोगों की निगाह मतगणना पर है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग में बदलाव होता दिख रहा है। सुशील चंद्रा देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। सरकार ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है। तो कौन है सुशील चंद्रा, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के लोकतंत्र को मजबूत रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कंधों पर होती है। आयोग ही निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी को निभाता है। इसी आयोग के नए अध्यक्ष के नाम पर अब मुहर लग गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशील चंद्रा 13 अप्रैल को पदभार संभालेंगे। वो 14 मई 2022 को अपने इस नए पदभार से मुक्त होंगे। फिलहाल सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो रिटायर होने वाले हैं। अरोड़ा को लोकसभा चुनावों से पहले 14 फरवरी 2019 को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की ही तरह यहाँ भी सबसे वरिष्ठ आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने की परंपरा रही है और इस फैसले को भी उसी परंपरा के अनुरूप माना जा रहा है। इसलिए निर्वाचन सदन में शीर्ष पद के लिए उनके नाम को मंजूरी दी गई है। सुशील चंद्रा 1980 बैच के IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं। IRS अधिकारी के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में अपनी सेवा दी है। अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन और इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में उन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया है। मुंबई में निदेशक और गुजरात में महानिदेशक रहते हुए उन्होंने काफी अनुभव हासिल किया है। इसके अलावा उन्होंने IIM बेंगलुरु, सिंगापुर, वार्टन आदि जगहों में विभिन्न तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ट्रेनिंग ली है। चुनाव आयोग में शामिल होने से पहले सुशील चंद्रा टैक्सेशन नियामक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। एस कृष्णमूर्ति के बाद वो दूसरे ऐसे IRS अफसर हैं जिन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया। अब उनके कंधों पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर आदि राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी। सुशील चंद्रा देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, ये तय हो गया है। लेकिन कृषि कानून को लेकर सरकार किसानों से कब बात करेगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और सरकार पर दबाव बनाने के लिए वो लगातार अपनी रणनीति को नया रूप दे रहे हैं। तो क्या है किसानों की आगे की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। सर्दियों से शुरू हुआ अन्नदाताओं का आंदोलन अब गर्मी में प्रवेश कर चुका है। जो किसान अभी तक ट्रॉलियों में और तिरपाल के टेंट बनाकर रह रहे थे, अब उन्होंने पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सरकार का दिल अब भी किसानों के हालात देखकर नहीं पिघला। किसान नए नए जतन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की हर कोशिशों को नजरअंदाज कर रही है और 22 जनवरी के बाद से तो किसान और सरकार के बीच बातचीत भी नहीं हुई है।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हर बार ये कहते हुए नजर भी आते हैं कि सरकार निमंत्रण तो दे, लेकिन सरकार की ओर से अब तक किसानों को बातचीत के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है, जिसके चलते राकेश टिकैत ने एक बार फिर बयान देते हुए कहा है कि वार्ता बहाली के लिए सरकार को प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा को वार्ता का निमंत्रण देना चाहिए। वार्ता वहीं से बहाल होगी जहां 22 जनवरी को खत्म हुई थी। मांग भी वही है कि तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाया जाए। बता दें कि इससे पहले किसानों ने कई तरह के जतन भी किए जिससे सरकार किसानों की मांग माने। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, भारत बंद बुलाया। 11 अप्रैल को 24 घंटे के लिए किसानों ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम भी किया था, लेकिन सरकार पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद अब किसानों ने 13 अप्रैल को दिल्ली बॉर्डर पर खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाने की योजना बनाई है। तो वहीं 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस के रूप में किसान बहुजन एकता दिवस मनाने की तैयारी में है। इन सब के बाद किसानों को उम्मीद है कि सरकार किसानों की मांग पर ध्यान जरूर देगी और साथ ही किसानों को वार्ता के लिए निमंत्रण भी देगी। अब सरकार का क्या रुख होता है, ये आने वाले समय पर ही पता चलेगा। कृषि कानून पर लड़ाई लंबी होती दिख रही है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। वैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने बाइडेन को सत्ता तो सौंप दी, लेकिन वो उनकी राह में मुश्किलें पैदा करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और अब अमेरिकी सदन सेनेट में बाइडेन की मुश्किलें बढ़ाने का ट्रंप ने एक और प्लान तैयार किया है। तो क्या है ट्रंप का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों को इशारा कर चुके हैं कि इस बार भले ही वो राष्ट्रपति ना बन पाए हों, लेकिन 2024 में वो फिर कोशिश करेंगे और बाइडेन को हराएंगे भी। और अब उन्होंने चुनावों से 2 साल पहले सीनेट में बाइडेन को चुनौती देने की रणनीति भी तैयार कर ली है। ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच मारे लोगों में पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा है कि हम सभी लोग यहाँ रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य तय करने के लिए जुटे हैं। हमारा उद्देश्य 2022 के चुनाव में हर हाल में सीनेट की सीटों पर जीत हासिल करना है। मैं सीनेट के होने वाले चुनावों में रिपब्लिकन्स को जीत दिलाऊंगा, जिससे सीनेट में पूरी तरह से रिपब्लिकन्स बहुमत हो जाएगा। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले सीनेट चुनाव काफी अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि यदि डेमोक्रेट को सीनेट चुनावों में कम सीटें मिली तो 2 साल बाद राष्ट्रपति चुनावों में उनके लिए बेहद ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत होने की स्थिति में जो बाइडेन को कई महत्वपूर्ण बिलों को पास कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात जनधन खाते से जनता की बड़ी परेशानी की। सरकार लोगों के हित में काम करने की बात कहती है, अब महंगाई में राहत देने में तो सरकार फेल साबित हुई, तो वहीं रोजगार देने में भी सरकार के दावे फीके नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन सरकार ने लोगों को बचत करने के लिए जनधन खाते की सुविधा जरूर मुहैया करा दी, मगर अब जो अध्ययन सामने आया है उससे ये जनधन खाते की सुविधा आम जन के बजाय सरकार की जेब भरने में ज्यादा कारगर दिख रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने संबोधन में जनधन योजना की घोषणा की थी और उसी साल 28 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद सरकार के दावों के अनुसार लगभग 40 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। लेकिन क्या सच में जनता को इसका फायदा मिला है या फायदा सरकार ने भी खूब बटोरा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकार लोगों के जीरो बैलेंस यानी बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स खुलवाकर अपने जेब भरने में लगी है। IIT बॉम्बे के एक अध्ययन में ऐसा चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसने सरकार की पोल खोल दी है। दरअसल इस अध्ययन में सामने आया है कि SBI महीने में 4 डेबिट ट्रांजैक्शन के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 17 रुपये 70 पैसे वसूल रहा है। SBI ने अलग अलग सेवाओं के नाम पर ऐसे खाता धारकों से साल 2015 से 2020 के बीच 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसे 3 करोड़ 90 लाख खाता धारकों से 9 करोड़ 90 लाख रुपए की वसूली की। वहीं सर्विस चार्ज के नाम पर SBI ने साल 2018-19 में 72 करोड़ रुपए और साल 2019 और 20 में 158 करोड़ रुपए की अच्छी खासी रकम वसूली है। बता दें कि पिछले साल जब देश में स्वास्थ्य मुसीबत का प्रसार फैला था, तब सरकार ने लोगों से डिजिटल पेमेंट करने पर जोर दिया था। तब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि सरकार एक तरफ तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ SBI जैसे सरकारी बैंक डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क वसूल रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि सरकार एक तरफ जनता के हित के लिए योजना बनाने का दावा करती है, लेकिन अंदर खाने सरकार उस योजना से अपनी जेब भरने का काम करती है। ऐसे में अब जनता किस पर भरोसा करे, क्योंकि सरकार अपनी लाई योजनाओं से मस्त है और जनता त्रस्त है। तो दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।